एलिमेंट 3.4 है ना, टॉपिक है आपका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ रिस्क असेसमेंट। मीन्स इस पूरे एलिमेंट 3.4 के अंदर हम लोग जो है कि अंडरस्टैंड करेंगे कि रिस्क असेसमेंट होता क्या है, इसके सिद्धांत क्या होते हैं और कैसे हम लोग साइट पे इसको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ कॉमन फैक्टर हैं, कुछ कॉमन जो है कि डिफिनेशंस हैं। मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ टर्म्स हैजर्ड, है ना। हैजर्ड क्या होता है? हैजर्ड इज द पोटेंशियल ऑफ समथिंग टू कॉज हार्म, है ना। खतरा क्या है? तो ये कुछ ऐसा चीज है जो क्षमता रखता है नुकसान पहुंचाने की। ठीक है, जैसे कर एग्जांपल, टू इंज्योर पीपल और टू डैमेज प्रॉपर्टी। मीन्स किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है और संपत्ति को जो है कि नुकसान पहुंचा सकता है ना। वो क्या है? खतरा है। मतलब कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसी कुछ भी हो सकता है ना जो क्षमता रखता हो नुकसान पहुंचाने की, वो क्या है? खतरा है। ठीक है। रिस्क क्या है समझेंगे। करा लाइक्लीहुड और पॉसिबिलिटी ऑफ द हैजर्ड कॉजिंग डैमेज कपल्ड विद द सेवरिटी ऑफ इंजुरी, है ना। रिस्क बोले तो जोखिम, जोखिम क्या है? तो कह रहा है लाइक्लीहुड, लाइक्लीहुड का मतलब होता है संभावना, पॉसिबिलिटी का मतलब भी संभावना ही होता है, दोनों सिमिलर वर्ड है। कह रहा है लाइक्लीहुड और पॉसिबिलिटी ऑफ द हैज ऑफ दैट हैजर्ड कॉजिंग डैमेज, मतलब जो खतरा है, खतरा से नुकसान पहुंचने की जो चांसेस है ना, जो संभावना है, एंड द कपल्ड विथ सिविरिटी, है ना, सेवरिटी ऑफ इंजुरी, और उसका जो परिणाम होगा। ठीक है, एक खतरा से नुकसान पहुंचने की संभावना और दूसरा उस खतरे से मिलने वाले परिणाम। ठीक है, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? इन दोनों के योग्य को हम लोग जो है कि रिस्क कहते हैं, जोखिम कहते हैं। जोखिम जो है यह संभावना और परिणाम दोनों का योग्य है। ठीक है, समझ गए? हैजर्ड और रिस्क, कोई डाउट है? नो सर। ओके, फर्दर हम लोग अभी हैजर्ड समझे, रिस्क समझे, देन रिस्क असेसमेंट क्या है ना। तो रिस्क असेसमेंट जो है बेसिकली यह एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसके थ्रू हम हैजर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। देन उस हैजर्ड के अंदर जो रिस्क है उसका इवेल्युएशन करते हैं। फिर उसके बेसिस पे हम लोग रिस्क के इवेल्युएशन के बेसिस पे प्रॉपर कंट्रोल मेजर को डेवलप करते हैं। ठीक है, ताकि हम अपने वर्क प्लेस को सेफ और हेल्दी रख सके। ठीक है, फर्दर करा टाइप ऑफ रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो बेसिकली रिस्क असेसमेंट 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव, मीन्स जो नंबर में हम लोग रिस्क असेसमेंट करते हैं। दूसरा क्वालिटेटिव, है ना, जिसमें हम लोग रिस्क को क्वालिटी में मेजर करते हैं, जैसे हाई, मीडियम, लो। फर्दर है जेनेरिक, है ना, जेनेरिक रिस्क असेसमेंट, जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये 3 टाइप ऑफ रिस्क असेसमेंट होता है, समझेंगे। फर्दर रेसिडुअल रिस्क, रेसिडुअल रिस्क का मतलब होता है बचा हुआ जोखिम। द लेवल ऑफ रिस्क रिमेनिंग आफ्टर कंट्रोल हैव बीन अडॉप्टेड। मीन्स साइट पे हमारा जो भी हैजर्ड है, उस हैजर्ड के ऊपर जब हम कंट्रोल अप्लाई कर देते हैं, कंट्रोल अप्लाई करने के बाद जो जोखिम बच जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेसिडुअल रिस्क कहते हैं। मीन्स जो खतरा है, खतरा के ऊपर, खतरा के अंदर जो जोखिम है उसके ऊपर जब हम लोग कंट्रोल अप्लाई करते हैं, कंट्रोल अप्लाई करने के बाद भी जो जोखिम रह जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेसिडुअल रिस्क कहते हैं, मीन्स बचा हुआ जोखिम। ठीक है, समझे? रेसिडुअल रिस्क। फर्दर है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट करने का उद्देश्य क्या है ना, हम लोग रिस्क असेसमेंट क्यों करते हैं समझेंगे। करेक्ट, टू क्वांटिफाई एंड कैटेगराइज द रिस्क, है ना, रिस्क को क्वांटिफाई करने के लिए, है ना, नंबर में, या फिर कैटेगराइज करने के लिए रिस्क को क्वांटिटी के हिसाब से कि किस कैटेगरी का रिस्क है। ठीक है, हाई, मीडियम, लो। फर्दर प्रिवेंट और मिनिमाइज इंजुरी एंड इल हेल्थ, है ना, इंजुरी और इल हेल्थ को कम करने के लिए, है ना, उससे बचने के लिए हम लोग रिस्क असेसमेंट करते हैं। फर्दर टू फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट, है ना, कानूनी आवश्यकता को, है ना, पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए हम लोग जो है कि क्या करते हैं? रिस्क असेसमेंट करते हैं। मींस रिस्क असेसमेंट करना क्या है? यह लीगल रिक्वायरमेंट है कि अगर आप, आपके साइड पे अगर खतरा है ना, आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें खतरा है, तो आपको उसके अंदर का जो रिस्क है उसका मूल्यांकन जो है कि करना है। उस मूल्यांकन के बेसिस पे आपको अपने एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। ठीक है, सो लीगल रिक्वायरमेंट है, तो लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? रिस्क असेसमेंट करते हैं। ठीक है, further valuable information can be obtained to assist planning and the formation of procedure, policies and strategy, है ना। रिस्क असेसमेंट करने से क्या होता है? हमें बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलते हैं जो हमें मदद करते हैं, है ना, प्रॉपर पॉलिसी, प्रोसीजर और स्ट्रेटजी को तैयार करने में। ठीक है, समझे? बेसिकली हमारा जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क होता है वो किस चीज पे बेस्ड होता है?
जो हम लोग मेथड स्टेटमेंट डेवलप करते हैं किस चीज पे बेस्ड होता है, रिस्क असेसमेंट के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो रिस्क असेसमेंट जो है ये एक ट्रायल टूल्स है जिससे जो है कि जो क्या करता है, जो हमें यह समझने में मदद करता है, जो हमें जो है कि हमारे प्लान को, हमारे स्ट्रेटजी को, प्रोसीजर को बनाने में मदद करता है। ठीक है, समझे? रिस्क असेसमेंट क्यों करते हैं? तो रिस्क को कैटेगराइज करने के लिए, इंजुरी इल हेल्थ से प्रिवेंट करने के लिए वर्कर को, लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। इसके अलावा रिस्क असेसमेंट से हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलता है जिसके बेस पे हम प्रॉपर जो है कि पॉलिसी, प्रोसीजर और स्ट्रेटजी को तैयार करते हैं। ठीक है, समझे रिस्क असेसमेंट क्यों करते हैं, उद्देश्य क्या है रिस्क असेसमेंट करने का? रंजन जी, यस सर। शुभम जी। यस सर। यस सर, यस सर। ओके, फर्दर रिस्क एसोशर है ना, रिस्क असेसमेंट कौन करते हैं, है ना, जो रिस्क असेसमेंट करते हैं उनको हम लोग रिस्क एसोशर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए रिस्क असेसमेंट कौन करेगा, तो एक कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा। कौन करेगा? कॉम्पिटेंट पर्सन। अब ये कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होगा समझेंगे। कर एक्सपीरियंस एंड रिलेवेंट ट्रेनिंग इन रिस्क असेसमेंट, मीन्स ऐसा पर्सन जिसको अनुभव हो रिस्क असेसमेंट करने का और उसको जो है कि रिलेवेंट ट्रेनिंग भी हो रिस्क असेसमेंट करने के लिए, है ना, मीन्स पार्टिकुलर रिस्क असेसमेंट करने के लिए उसके पास ट्रेनिंग भी होना चाहिए। ठीक है, सो उस पर्सन के द्वारा क्या किया जाएगा, रिस्क असेसमेंट किया जाएगा, जिसको अनुभव हो और जिसके पास ट्रेनिंग हो रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करने के लिए। समझेंगे। कर टीम अप्रोच इज बेनिफिशियल, हमेशा क्या है, रिस्क असेसमेंट जो है यह टीम अप्रोच में ही होना चाहिए। अगर टीम अप्रोच में होगा तो ये हमारे लिए ज्यादा जो है कि क्या रहेगा, प्रभावी रहेगा, हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, है ना, उससे हमें ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। क्यों? समझेंगे। देखिए रिस्क असेसमेंट जो होता है बेसिकली ये हम लोग टीम अप्रोच इसलिए करते हैं, जैसे सपोज दैट आप साइट पे ऑब्जर्वेशन करने के लिए जाते हैं, है ना, बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस होते हैं, ऐसे कंडीशंस होते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे थिंग्स होते हैं आपके साइट पे जिसको आप जो है कि प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, है ना। एक पर्सन के द्वारा ये जरूरी नहीं कि सारी चीजों को ऑब्जर्व कर लिया जाए। हमारे साइट पे जितने भी अनसेफ कंडीशन है ना, या फिर हमारे साइट पे अगर कोई अनसेफ बिहेव कर रहा है ना, तो हर एक बिहेवियर को, हर एक जो है कि अनसेफ कंडीशंस को, है ना, हम जो है कि क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, है ना, ये क्या है, पॉसिबल नहीं है सिंगल पर्सन के द्वारा, है ना। अगर हम लोग रिस्क असेसमेंट ग्रुप में करते हैं तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ आईज होती है ना, और नंबर ऑफ पेयर ऑफ माइंड होता है। ठीक है, सो अभी क्या, हर व्यक्ति का परसेप्शन अलग अलग होता है ना, किसी भी चीज को आंकने और जो है कि समझने की शक्ति हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग होती है ना। सो अगर एक पर्सन अगर रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करेगा तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हैं, वो बहुत सारे ऐसे जो है कि आपके साइट के कंडीशंस हो जिसको वो ऑब्जर्व नहीं कर पाए, जिसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। लेकिन जब हम लोग रिस्क असेसमेंट टीम में करते हैं तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ आईज होती हैं और नंबर ऑफ पेयर ऑफ माइंड होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ माइंड होते हैं, माइंड्स होते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, जिससे जो है कि हम मैक्सिमम जो है कि थिंग्स को ऑब्जर्व कर पाएंगे, है ना। शो अभी क्या है, हमारा कंप्लीट जो है कि जो मेथड स्टेटमेंट है वो किधर बेस्ड होता है ना, तो जो हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड है उसके ऊपर बेस्ड होता है। अगर हम हैजर्ड, है ना, हैजर्ड को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, है ना, तो क्या होगा, हमारा जो प्रोसीजर होगा वो इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, सपोज दैट अभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, है ना, और डॉक्टर आपकी बीमारी को प्रॉपर पकड़ नहीं पाए, तो क्या आपका जो इलाज करेगा वो कभी ठीक होगा, इफेक्टिव होगा? जी बताएंगे? सर, नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं सेम होगा। वही चीज है रिस्क असेसमेंट, है ना। अभी क्या है, अगर जब तक हम प्रॉपर हैजर्ड का आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे, है ना, हमारे साइट पे जितने भी हैजर्ड्स हैं, ठीक है, अगर उनका हम प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं करते हैं तो कभी भी जो है कि जो हमारा जो मेथड स्टेटमेंट होगा या फिर जो हमारा जो अदर कंट्रोल्स होंगे, ठीक है, वो हमारे इफेक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टीम अप्रोच करते हैं। समझेंगे। अब ये टीम में कौन कौन से लोग होते हैं। कर वर्कर फैमिलियर विद द टास्क, है ना, वैसा वर्कर जो उस पार्टिकुलर एक्टिविटी से जो है कि फैमिलियर है, अवेयर है। ठीक है, समझे, मीन्स हमें जिस एक्टिविटी का रिस्क असेसमेंट करना है उस एक्टिविटी से जुड़े हुए वर्कर क्या होते हैं, रिस्क असेसमेंट टीम में शामिल होते हैं। इसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी स्पेशलिस्ट, है ना, मीन्स जो सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, ठीक है, और अदर जो सेफ्टी पर्सनल होते हैं ये लोग भी जो है कि शामिल होते हैं, मीन्स आप भी शामिल होते हैं। फर्दर टेक्निकल स्पेशलिस्ट, मीन्स अगर आप जो है कि उस साइट पे किसी पार्टिकुलर मशीनरी का अगर जो है कि रिस्क असेसमेंट करने जा रहे हैं तो जो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, ताकि जो है कि टेक्निकल जो है कि थिंग्स को, टेक्निकल जो है कि कंडीशंस को, है ना, अनसेफ कंडीशंस को आइडेंटिफाई किया जा सके। फर्दर लाइन मैनेजर,
है ना, मीन्स साइट मैनेजर, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। फर्दर वर्कर सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव, है ना, वर्कर सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कोई अदर पर्सन हो सकता है आपके वर्क प्लेस से जो कि रिस्क असेसमेंट टीम में शामिल हो, ठीक है, समझे। फर्दर है सूटेबल एंड सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट, है ना, हमारा जो रिस्क असेसमेंट होगा, जो हम अपने साइट पे रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करेंगे, हम उसको कैसे सूटेबल और सफिशिएंट अपने साइट के लिए बना सकते हैं, है ना। मीन्स जो भी हम एक्टिविटी का रिस्क असेसमेंट करने जा रहे हैं वो हमारे एक्टिविटी के लिए सूटेबल हो, है ना, और सफिशिएंट हो, मीन्स उसके बाद जो है कि हमें असेसमेंट की जरूरत ना पड़े, है ना, बस रिव्यू, जस्ट रिव्यू, है ना। तो अभी क्या है कि जो है कि कैसे हम अपने जो है कि रिस्क असेसमेंट को सूटेबल और सफिशिएंट बनाएंगे, समझेंगे। प्रॉपर असेसमेंट वाज कैरिड आउट, हमें जो है कि प्रॉपर असेसमेंट करना होगा, है ना, अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिस्क असेसमेंट सूटेबल और सफिशिएंट हो तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रॉपर रिस्क असेसमेंट करना होगा। ऑल हु आर अफेक्टेड बाय द रिस्क इज कंसीडर्ड, है ना, जितने भी लोग रिस्क से अफेक्ट हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं, सारे लोगों को जो है कि कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। देन ऑल सिग्निफिकेंट हैजर्ड वेयर असेस्ड, जितना भी खतरा है, ठीक है, हमारा जो है कि पार्टिकुलर एक्टिविटी से जुड़ा हुआ जितना भी खतरा है, हमें हर एक खतरे को जो है कि आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फर्दर द रिस्क कंट्रोल मेजर आर रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, जो हमारा रिस्क कंट्रोल मेजर होगा, ठीक है, जो हम लोग जो है कि पार्टिकुलर रिस्क को कंट्रोल करने के लिए अप्लाई करेंगे, ये कैसा होना चाहिए, ये रीजनेबली प्रैक्टिकेबल होना चाहिए, ठीक है। एंड मेंटेनिंग द रेसिडुअल रिस्क एज लो एज पॉसिबल, है ना, और हमें क्या करना है, प्रैक्टिकेबल, रीजनेबली प्रैक्टिकेबल कंट्रोल मेजर लेने के साथ साथ हमें जो है कि क्या करना है, प्रयास करना है जहां तक संभव हो कि जो हमारा बचा हुआ जोखिम हो हमारे कार्यस्थल पे वो क्या हो, लो हो, है ना, जितना लो हो सके उतना लो हो, ठीक है। फर्दर इंप्लॉइज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव वेयर कंसल्टेड इन द प्रोसेस, है ना, और हमें क्या करना होगा, इंप्लॉय और उनके रिप्रेजेंटेटिव को भी कंसल्ट करना पड़ेगा, है ना, उनसे भी बातचीत करना होगा इस पूरे रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के दौरान, ठीक है। तो ये जो फॉलोइंग एक्शंस है, इन एक्शंस को आप लेके आप अपने वर्क प्लेस पे रिस्क असेसमेंट को सूटेबल और सफिशिएंट बना सकते हैं, समझे। फर्दर है स्टेप ऑफ रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट करने के कितने स्टेप्स होते हैं, है ना, समझेंगे। बेसिकली रिस्क असेसमेंट के 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द हैजर्ड, है ना, खतरा को पहचानना, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, खतरा को पहचानना, मीन्स आपका जो भी एक्टिविटी है उस एक्टिविटी में जो भी हैजर्ड है, ठीक है, आपको क्या करना है, उस हैजर्ड को पहचानना है। फर्दर डिसाइड द पीपल हु मे बी हार्म्ड एंड हाउ दे विल बी हार्म्ड, ठीक है। देन आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो हैजर्ड है जो आपके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है, इस हैजर्ड से किसको नुकसान पहुंच सकता है ना, और कैसे नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है, किसको नुकसान पहुंच सकता है और कैसे नुकसान पहुंच सकता है। फर्दर इवेलुएट द रिस्क एंड एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर, देन वो जो हैजर्ड है उसके अंदर जो रिस्क है उसका आपको इवेलुएशन करना है, मीन्स जो जोखिम है उसका मूल्यांकन करना है, और पहले से जो वहां कंट्रोल मेजर लिया गया है उसको भी आपको चेक करना है। एंड सेलेक्ट एडिशनल कंट्रोल, देन क्या करना है, आपको अलग से कंट्रोल्स लेने हैं। देन रिकॉर्ड द फाइंडिंग, इसके बाद अभी तक आपने जितने भी चीजें जो है कि आइडेंटिफाई किया, जितने भी चीजें आपने फाइंड आउट किया, हर एक जो है कि स्टेप को रिकॉर्ड करना है। जैसे आपने अभी तक क्या खतरा आइडेंटिफाई किया, है ना, कितने खतरे पहचाने, उन खतरे को नोट डाउन करना है। अभी ये जो खतरा पहचाना है इससे किसको नुकसान हो सकता है ना, उसको नोट डाउन करना है। कैसे नुकसान हो सकता है उसको नोट डाउन करना है। फर्दर रिस्क का लेवल कितना है ना, आपका रिस्क हाई है, मीडियम है, लो है, उसको नोट डाउन करना है। पहले से कंट्रोल क्या लिया गया है उसको नोट डाउन करना है। फर्दर कंट्रोल लेने की क्या जरूरत है, कौन कौन सी कंट्रोल लेने की जरूरत है उसको राइट डाउन करना है, ठीक है। मीन्स अभी तक स्टेप 1 से लेके स्टेप 3 के बीच में हम लोग जितने भी एक्शंस लिए, हर एक एक्शंस को क्या करना है, राइट डाउन करना है, मीन्स रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अभी तक जो भी आपने फाइंडिंग मीन्स फाइंड आउट किया, जो आपने खोजा, है ना, उस हर एक पॉइंट्स को, है ना, क्या करना है, राइट डाउन करना है 4th स्टेप में, समझे। फर्दर 5th स्टेप है रिव्यू असेसमेंट एंड रिवाइज इफ नेसेसरी, क्या करना है, रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना है, ठीक है, और जो है कि रिवाइज करना है जब जरूरी हो, ठीक है। ये क्या है, 5 स्टेप है रिस्क असेसमेंट के, ठीक है। अभी ये जो रिस्क असेसमेंट आप लोग पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके IG1 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और IG2 के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका जो IG2 है वो कंप्लीट रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट है,
ठीक है, जो कि आपको इसी बेसिस पे बनाना है। ठीक है, सो रिस्क असेसमेंट को अच्छे से स्टडी करेंगे, है ना। अभी तक हम लोग 5 स्टेप पढ़े रिस्क असेसमेंट करने के। पहला स्टेप हैजर्ड को पहचानना, दूसरा स्टेप किसको नुकसान हो सकता है, कैसे नुकसान हो सकता है ये पहचानना, तीसरा स्टेप रिस्क का लेवल कितना है उसको आइडेंटिफाई करना, इवेलुएट करना, देन एग्जिस्टिंग कंट्रोल क्या लिया गया उसको चेक करना, और फर्दर कंट्रोल क्या लिया जाना चाहिए, है ना, उसको डिसाइड करना। फर्दर जितने भी एक्शंस अभी तक आपने लिए उसको सबको रिकॉर्ड करना, देन जो है कि एक रिव्यू जो है कि आपको जो है कि प्लान करना है कि कब आपको अपने असेसमेंट को रिव्यू करना है ना, या फिर जो है कि रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना जब जरूरी हो। ठीक है, ये 5 स्टेप है जिससे जो है कि हम लोग क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट को कंप्लीट करते हैं। स्टेप को देखेंगे, है ना। बेसिकली फर्स्ट स्टेप है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड, है ना। अभी हम लोग रिस्क असेसमेंट पढ़ रहे थे, रिस्क असेसमेंट के अंदर हम लोग रिस्क असेसमेंट का स्टेप स्टडी किए, है ना, कि प्रोसेस क्या है रिस्क असेसमेंट को करने का। ठीक है, तो रिस्क असेसमेंट को करने का 5 स्टेप है। पहला स्टेप हैजर्ड को आइडेंटिफाई करना, दूसरा स्टेप उस हैजर्ड से किसको नुकसान पहुंच सकता है और कैसे नुकसान पहुंच सकता है उसको आइडेंटिफाई करना, तीसरा स्टेप रिस्क को इवेलुएट करना। ठीक है, और जो है कि जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर लिया गया उसको आइडेंटिफाई करना, और फर्दर कंट्रोल क्या लिया जाना चाहिए उसको डिसाइड करना। ये क्या थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप क्या, रिकॉर्ड द फाइंडिंग, है ना, अभी तक जितनी भी चीजें आपने आइडेंटिफाई किया सबको रिकॉर्ड करना। फिफ्थ स्टेप क्या है, रिव्यू असेसमेंट एंड रिवाइज इफ नेसेसरी, है ना, रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना और रिवाइज करना जब जरूरी हो। ठीक है, तो ये क्या 5 स्टेप है रिस्क असेसमेंट करने का। अभी हम लोग फर्स्ट स्टेप देख रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड, है ना। ये जो 5 स्टेप है हर एक स्टेप को हम लोग डीपली स्टडी करेंगे, है ना। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड, है ना, मीन्स खतरा को पहचानना। समझेंगे कैसे खतरा को पहचानेंगे। कॉमन वर्कप्लेस हैजर्ड, कुछ कॉमन वर्कप्लेस हैजर्ड शो कर रहा है ना, मीन्स हमारे कार्यस्थल पे, है ना, कुछ ऐसे खतरा होती हैं, ठीक है, जो है कि जो जिनको हम लोग सामान्य जो है कि हैजर्ड बोल सकते हैं, जो हर जगह होता है ना। बेसिकली आप किसी भी सेक्टर में हो, है ना, ये बेसिक हैजर्ड है जो हर जगह आपको मिलेंगे, जैसे स्लिप्स, है ना, अभी हमारे ट्रेनिंग सेक्टर में भी हो सकता है, आपका कंस्ट्रक्शन साइट पे भी हो सकता है। ट्रिप्स, है ना, स्लिप मतलब फिसल जाना, ट्रिप मतलब वो जो है कि ठोकर लगना, है ना, ठोकर लग के गिरना। देन फॉल, फॉल का मतलब होता है गिरना। ठीक है, ट्रिप मीन्स ठोकर लगना, फॉल मतलब गिरना, स्लिप मीन्स फिसलना। ठीक है, ये क्या कॉमन एजेड है, हर जगह होगा, है ना, इवन जो है कि हमारे होम में भी ये रिस्क होता है। ठीक है, फर्दर वॉकिंग इन एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, है ना, काफी अधिक टेम्परेचर में काम करना। अभी ये टेम्परेचर इनसाइड या आउटसाइड हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आप इनसाइड जो है कि अंदर किसी ऐसे जगह पे काम कर रहे हो जहां ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा हो, है ना, या फिर आप बाहर डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है, समझे ये क्या खतरा है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैजर्ड्स होते हैं, है ना, हमारे वर्क प्लेस पे। देन हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन मेथड, हमारे वर्कप्लेस पे जो हैजर्ड्स हैं हम उन हैजर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, उसके लिए मेथड क्या होगा समझेंगे। कुछ कॉमन मेथड शो कर रहा है ना, जिसके थ्रू हम अपने वर्कप्लेस के हैजर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला है इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क एरिया। ठीक है, जो हमारा काम करने वाला स्थान है, जगह है, हमें क्या करना होगा, उसका इंस्पेक्शन मीन्स निरीक्षण करना होगा। देन इंटरेक्टिंग विद द ऑपरेटिव्स एंड सुपरवाइजर, है ना, जो सुपरवाइजर है या फिर जो ऑपरेटिव्स है, मीन्स जो ऑपरेटर है, जो पार्टिकुलर मशीनरी और इक्विपमेंट पे काम कर रहे हैं, है ना, उनसे हमें बातचीत करना होगा, है ना, समझे। उनसे भी हमें क्या मिलेगा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे, बहुत सारे जो है कि हैजर्ड्स मिलेंगे, है ना, हैजर्ड्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेंगे। फर्दर रिव्यूइंग डॉक्यूमेंट्स, है ना, हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है, डॉक्यूमेंटेशन को चेक करना है। ठीक है, जैसे आपका जो है कि साइट का जो है कि अभी जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना, जैसे आपका कोई रिपोर्टिंग है, वर्कर का कोई कंप्लेंट है ना, कोई जो है कि आपके साइट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको रिव्यू करना है, चेक करना है। फर्दर चेकिंग द मैन्युफैक्चर एंड सप्लायर मैनुअल्स, है ना, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, उनके द्वारा जो मैनुअल दिया गया, मीन्स आपके साइट पे जो इक्विपमेंट्स यूज किए जा रहे हैं, जो मटेरियल्स यूज किए जा रहे हैं, उन इक्विपमेंट्स और मटेरियल को जो है कि सप्लाई कर रहा है या फिर जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसके द्वारा भी मैनुअल्स दिया जाता है, जिसको हम लोग MSDS बोलते हैं, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट बोलते हैं, है ना। बेसिकली इस शीट के अंदर, इस जो है कि मैनुअल्स के अंदर
आपका जो है कि सबस्टांस और इक्विपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, जिसमें आपका हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन भी होता है। मींस आपके इक्विपमेंट में, आपके मटेरियल्स में, है ना, आपके सबस्टांस में क्या खतरा है, ठीक है, इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपका जो है कि मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट में होता है, ठीक है। सो हम उसको भी रेफर करेंगे, इससे भी हम हैजर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर द लेजिस्लेशन, हमारा जो कानून है, ठीक है, बेसिकली ये भी क्या करता है, ये भी आपको गाइड करता है कि आपके साइट पे, अगर आप अपने साइट पे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, सपोज दैट अगर आप हाइट वर्क कर रहे हैं, तो हाइट वर्क में क्या खतरा हो सकता है, ठीक है, समझे। ये लेजिस्लेशन में क्या करता है, गाइड करता है, ठीक है। तो हम लोग लीगल जो है कि हमारा जो लेजिस्लेशन है उसको भी रेफर कर सकते हैं, वहां से भी क्या मिलेगा, हमें हैजर्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेंगे। ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम हैजर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्दर, इंसिडेंट डेटा, हमारे साइट पे जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, जितनी भी घटनाएं घटी हैं, ठीक है, उसका जो रिकॉर्ड्स है हम उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। वो जो रिकॉर्ड्स है, वो रिकॉर्ड से भी हमें क्या मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा कि हमारे साइट पे क्या क्या खतरा है, समझे। तो बेसिकली ये क्या है, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन मेथड है। एक बार रिकैप करेंगे क्या मेथड है। पहला, इंस्पेक्शन करना। दूसरा, इंटरेक्टिंग मतलब बातचीत करना, किससे, ऑपरेटर और सुपरवाइजर से। तीसरा, डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना। चौथा, मैन्युफैक्चर और सप्लायर मैनुअल्स को चेक करना। देन लेजिस्लेशन को कंसीडर करना, रेफर करना। देन इंसिडेंट डेटा को, है ना, जो हमारा साइट का इंसिडेंट एक्सीडेंट डेटा है उसको रेफर करना, है ना, उसको चेक करना, ठीक है। ये क्या बेसिक वेज है जिससे हम हैजर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर, कोई डाउट है इसमें। Sir, no, sir, no doubt, sir. ओके, कोई डाउट नहीं है। No, sir, no, sir, no. ओके, तो अभी हम लोग एक स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा स्टेप है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन एट रिस्क, है ना। मीन्स उन लोगों को आइडेंटिफाई करना जो इस जोखिम में है ना, किस जोखिम में, खतरे से, है ना, जो उस खतरे से जिनको जोखिम है ना, उनको भी हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ना। मीन्स हु माइट बी हार्म, मीन्स जो हैजर्ड है उनसे, उससे किसको नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। उस हैजर्ड से, जो अभी हमने हैजर्ड आइडेंटिफाई किया, ठीक है, इस हैजर्ड से किसको नुकसान पहुंच सकता है ना, उस पोर्शन को भी आइडेंटिफाई करना है। जैसे इंप्लॉइज हो सकते हैं, शेयर्ड वर्कप्लेस स्टाफ हो सकते हैं, डिलीवरी व्हीकल्स हो सकती है जो बाहर से हमारे कंपनी के अंदर किसी मटेरियल को डिलीवर करने आ रही है ना, या फिर जो इसके अलावा विजिटर्स हो सकते हैं जो बाहर से हमारे कंपनी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। फर्दर, मेंबर्स ऑफ द पब्लिक हो सकते हैं ना, पब्लिक के मेंबर, है ना, या फिर इमरजेंसी सर्विसेज भी हो सकती है जो इन केस ऑफ इमरजेंसी हमारे जो है कि वर्क प्लेस पे, हमारे साइट पे आती है, ठीक है। ये लोग हो सकता है कि उस खतरे से प्रभावित हो सकते हैं, उस पार्टिकुलर जो हमने हैजर्ड आइडेंटिफाई किया, इन हैजर्ड से इनको नुकसान पहुंच सकता है। फर्दर, हाउ माइट दे बी हार्म्ड, है ना, मीन्स इनको जो अभी जो हम लोग ग्रुप ऑफ पीपल्स आइडेंटिफाई किए, इन लोगों को जो हमने हैजर्ड आइडेंटिफाई किया, उस हैजर्ड से कैसे नुकसान पहुंचेगा, हाउ माइट दे बी हार्म्ड, है ना, इनको कैसे नुकसान पहुंचेगा, ठीक है, समझेंगे। स्लिप, ट्रिप एंड फॉल्स, क्या हो सकता है, वो स्लिप कर सकते हैं, ट्रिप कर सकते हैं, फॉल कर सकते हैं, है ना। कट हो सकता है, एब्रिजन मीन्स घस सकता है, घिसाव हो सकता है उनके जो है कि स्किन्स का, है ना। एंड पंचर्स फ्रॉम शार्प ऑब्जेक्ट्स, है ना, हो सकता है कोई शार्प ऑब्जेक्ट आके उनके जो है कि पार्ट्स ऑफ बॉडी में जो है कि चुभ जाए, ठीक है, इससे भी क्या हो सकता है, उनको नुकसान पहुंच सकता है। फर्दर, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट उनके सर के ऊपर गिर सकता है। फर्दर, नॉइस, काफी अधिक शोर हो सकता है। वाइब्रेशन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो सकता है उससे उनको नुकसान पहुंच जाए। इसके अलावा हैंडलिंग हैवी ऑब्जेक्ट, ठीक है, हो सकता है कि किसी हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हो जिससे उनको नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। तो समझे कैसे जो है कि नुकसान पहुंचेगा ये ग्रुप ऑफ पीपल्स को। तो बेसिकली सेकेंड स्टेप में हम लोग अंडरस्टैंड किए कि किसको नुकसान पहुंचेगा और कैसे नुकसान पहुंचेगा। कोई डाउट है इसमें। No doubt, sir. But sir, लिखा है how might they be harmed? तो सर इसमें तो collision of ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है ना सर इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, और ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसके अलावे और भी बहुत सारे वे हो सकते हैं, है ना। जस्ट ये कुछ एग्जाम्पल्स है अंडरस्टैंड करने के लिए, है ना।
आप जो बता रहे हैं वो भी Okay, राइट sir. है, वो भी होगा, है ना। उसके अलावा भी बहुत सारे जो है कि कंडीशंस हो सकते हैं, वेज हो सकते हैं, जिससे जो है कि ये पार्टिकुलर पर्सन को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, Okay, sir. ओके। अभी हम लोग फर्दर थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड स्टेप है आपका इवेलुएटिंग रिस्क एंड एडिक्वेसी ऑफ कंट्रोल, है ना। मीन्स जो हमारा रिस्क है, अभी हम लोग दो स्टेप कंप्लीट किए, है ना। कौन कौन सा स्टेप? आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड, जिसके अंदर हम लोग कॉमन है वर्क प्लेस हैजर्ड देखे, और मेथड देखे हैजर्ड को आइडेंटिफाई करने का। फर्दर हम लोग अंडरस्टैंड किए पीपुल पॉपुलेशन एट रिस्क, है ना। जो लोग रिस्क में है, तो कौन लोग रिस्क में है और कैसे रिस्क में है, मीन्स किसको नुकसान पहुंच सकता है और कैसे नुकसान पहुंच सकता है। ये दो स्टेप अभी तक हम लोग कंप्लीट किए। फर्दर हम लोग थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं, इवेलुएटिंग रिस्क एंड एडिक्वेसी ऑफ कंट्रोल। शो रिस्क का इवेल्युएशन कैसे होता है? लाइक्लीहुड इनटू सेवरिटी, संभावना गुणे परिणाम। ठीक है, ये क्या है? इसका जो हमारा जो है कि जो रिजल्ट आएगा ये हमारा टोटल रिस्क है। ठीक है, तो लाइक्लीहुड, लाइक्लीहुड क्या है? लाइक्लीहुड बोले तो प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी करा है। दिस इज अ सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द लाइक्लीहुड दैट अ हैजर्ड कैन बी रियलाइज्ड, है ना। लाइक्लीहुड क्या है? संभावना, मीन्स पार्टिकुलर जो हैजर्ड है उस हैजर्ड से नुकसान पहुंचने की संभावना, चांसेस, है ना। कि जो है कि कितना चांस है कि पार्टिकुलर खतरा से, है ना, आपको नुकसान पहुंच सकता है। फॉर द सेवरिटी, सेवरिटी को हम लोग कॉन्सिक्वेंस भी बोलते हैं, मीन्स परिणाम। करेक्ट, दिस इज द असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल आउटकम्स। मीन्स जो हैजर्ड है, अगर जो है कि क्या होता है, अगर संभावना है कि उससे हमें नुकसान पहुंच सकता है ना, तो क्या नुकसान पहुंचेगा, है ना, क्या आउटकम्स होगा। ठीक है, समझे, क्या परिणाम मिलेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें होती हैं, लाइक्लीहुड और सेवरिटी, संभावना और परिणाम। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? रिस्क कहते हैं। क्लियर, समझेंगे। अभी टेबल है सामने हमारे स्क्रीन पे, एक तरफ है लाइक्लीहुड, दूसरी तरफ है सेवरिटी, है ना। नंबर दिया हुआ है और हर एक नंबर का मत मैंने क्या है, मीन्स क्या है, उसको जो है कि क्लैरिफाई किया हुआ है। ठीक है, एक तरफ लाइक्लीहुड है, दूसरी तरफ सेवरिटी है। 1 2 3 4 5, है ना। ये 5 जो है कि नंबर्स है, और 5 नंबर के बेसिस पे जो है कि आइडेंटिफिकेशन है कि 1 नंबर का मतलब क्या है, 2 नंबर का मतलब क्या है, 3 4 और 5 का मतलब क्या है। एक तरफ लाइक्लीहुड मीन संभावना है, दूसरी तरफ परिणाम है। संभावना, अगर एक एक का मतलब क्या है? वेरी अनलाइकली, दो का मतलब अनलाइकली, तीन का मतलब लाइकली, फोर का मतलब वेरी लाइकली, फाइव का मतलब सर्टेन मीन्स हाई। ठीक है, सर्टेन मीन्स निश्चित है। ठीक है, फर्दर सेबिलिटी, एक तरफ है संभावना कि बहुत कम, ना के बराबर चांस है, अनलाइकली नहीं चांस है ना, लाइकली चांस है, वेरी लाइकली बहुत चांस है, सर्टेन मीन्स निश्चित है। ठीक है, ये हो गया संभावना। दूसरी तरफ परिणाम, करा 1 माइनर इंजुरी होगा, 2 फर्स्ट एड इंजुरी होगा, थर्ड, है ना, नॉन डिसेबलिंग इंजुरी होगा, फोर्थ डिसेबलिंग इंजुरी होगा, और फिफ्थ फैटेलिटीज होगा। ठीक है, ये क्या है? आपका परिणाम है ना। ये जो नंबर्स है इनके जो है कि जो है कि इनके ये नंबर क्या कन्वे कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक तरफ है लाइक्लीहुड, दूसरी तरफ है सेबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग रिस्क का इवेल्युएशन करते हैं। ठीक है, समझेंगे। ये हमारा रिस्क रेटिंग है ना। अभी क्या है, इससे हम लोग रिस्क रेटिंग निकालते हैं। अभी जो आप लोग जो है कि जो ग्रीन देख रहे हैं, ग्रीन का मीन्स लो रिस्क है, येलो का मीन्स मीडियम मीन्स मॉडरेट रिस्क है, रेट का मीन्स हाई रिस्क है। ठीक है, अभी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? संभावना, अगर सपोज दैट आपके साइड पे कोई वर्कर हाइट पे काम कर रहा है ना, एक एग्जांपल समझेंगे। आपके साइड पे वर्कर अगर हाइट पे काम कर रहा है, ठीक है, और उस हाइट पे काम करने के लिए उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिला हुआ है। ठीक है, क्या मिला हुआ है? प्रॉपर ट्रेनिंग मिला हुआ है कि हाइट पे कैसे काम करना है ना। हाइट पे काम करने के लिए हाइट पास भी, अभी क्या है, उसके पास हाइट पास भी है ना, और वर्क हाइट का परमिट भी लिया गया। ठीक है, समझे। अभी क्या, जिधर वो हाइट पे काम कर रहा है उधर प्रॉपर प्लेटफॉर्म भी है हाइट पे काम करने के लिए, प्रॉपर गार्ड रेल वगैरह सब चीज फिटेड है। ठीक है, शो अभी इधर संभावना कितना है कि वर्कर को जो है कि और जो है कि जो वर्कर है बेसिकली वो जो है कि 25 फीट हाइट पे काम कर रहा है, और नीचे आपका फ्लोर पे कंक्रीट सरफेस है। क्या है? कंक्रीट सरफेस है। समझिए, 25 फीट के हाइट पे काम कर रहा है, नीचे कंक्रीट सरफेस है। सो अभी यहाँ संभावना कितना है कि नुकसान हो सकता है, बताएंगे शुभम जी। अभी संभावना कितना है कि वर्कर को नुकसान पहुंच सकता है ना, मिस वर्क, चांस, है ना, चांस कितना है? अभी हैजर्ड क्या है? हाइट पे काम कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ क्या है, जो है कि कितना चांस है कि वो हाइट से फॉल कर सकता है, बताएंगे इस कंडीशन में।
शुभम जी यस सर, ये लाइकली है। यस सर, लाइकली है ना मिस? 3। लाइकली होगा सर, लाइकली। ओके 3। ओके 3। परिणाम सर क्या 4 होगा होगा ना अगर लाइकली? 25 फीट हाइट से गिरता है तो? सर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट हो सकता है सर, ओके या फिर डिसेबल इंजरी है सर। ओके वॉकर जो है कि 25 फीट के हाइट पे है, नीचे कंक्रीट सरफेस है ना, 25 फीट के हाइट से नीचे गिरेगा तो क्या होगा? डिसेबल्ड इंजुरी। डिसेबलिंग। ओके मीन्स 4। तो 3 इंटू 4 कितना हुआ? 12। सर ये सर 12 हुआ। आप अपना कैलकुलेशन याद रखेंगे, आपका टोटल कैलकुलेशन कितना आया है? 12। चलिए रंजन जी आप बताएंगे। 12। हाँ 12। आपका टोटल रिस्क 12 आया है ना? टोटल रिस्क कितना आया है? 12। ठीक है, यस सर, 3 इंटू 4 12। इक्वल टू 12 है ना? टोटल रिस्क आपका 12 आया है, याद रखेंगे। रंजन जी यस सर। यस चलिए सर। आप बताइए संभावना कितना है इस केस में जो है कि फॉल होने का? थोड़ा फिर रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन को। बेसिकली एक वर्कर है, ठीक है, जो 25 फीट हाइट पे काम कर रहा है, नीचे कंक्रीट सरफेस है, लेकिन हाइट पे काम करने के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, उधर पूरा गार्डरेल वगैरह जो है कि लगा हुआ है ना, प्रॉपर इंस्टॉल्ड है, और वर्कर के पास हाइट पास भी है, वर्कर को ट्रेनिंग भी है, और परमिट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सो इधर चांसेस है ना, चांसेस कितना है कि वर्कर हाइट से फॉल कर सकता है? चांस तो सर उसका ज्यादा सर नहीं होगा चांस सर। कितना होगा? उसका नंबर आपके मीडियम, सामने है। उसका सर मीडियम मीडियम हो सकता है, मीडियम से अभी लो हो इधर सकता मीडियम नहीं है, अभी मीडियम चांस संभावना है ना, संभावना मीडियम क्या है? अभी इधर आपको है। नंबर और उसका जो है कि मैंने दिया हुआ है ना प्रॉपर। चलिए जी, तो उसका सर अपना लाइकली में अपना कम से कम ये अभी 3 से 4 हो सकता है सर। मतलब लाइकली होगा या अनलाइकली होगा? लाइकली, अनलाइकली नहीं होगा सर। लाइकली होगा। लाइकली होगा, ओके अनलाइकली नहीं होगा सर, ओके क्योंकि लाइकली ऑलरेडी उसमें होगा। संभावना है ताकि पूरा ओके 50% दिए हैं ना हम सर उसको। ओके लाइकली होगा मीन्स 3। ठीक है, और अगर 25 फीट हाइट से फॉल करता है तो परिणाम क्या होगा? कंक्रीट पे फॉल ट्वेंटी करेगा पॉइंट तो? फाइव से 20.5 से होता है सर, उसका परमानेंट एक्सीडेंट हो सकता है सर, और यहाँ तक कि मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकती है। फर्स्ट एड का तो संभावना नहीं है सर, ऑलरेडी ओके उसका मेजर, अगर हमारा फर्श है सर, अगर हमारे पास फर्श है तो मेजर एक्सीडेंट भी हो सकता है सर, ओके क्योंकि मीन्स डेथ भी हो सकता है। ठीक है गुड। तो 3, अभी क्या हो गया, यहाँ 5 हो गया। 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 है ना? आपका टोटल रिस्क कितना आया? 15, 15। ठीक है, कितना आया? 15, 15 याद सर। रखेंगे। सलमान जी यस सर। बताइए संभावना कितना है इस केस में? हाँ यस सर। संभावना पढ़िए पढ़िए। ठीक है सॉरी चलिए, सर। अभी आप लोग अपना अपना रेटिंग याद रखेंगे, समझेंगे अब। रिस्क रेटिंग है ना, समझेंगे। करा 15 एंड अबव, अगर 15 या 15 से अधिक आता है तो इसका मतलब क्या है? करा हाई रिस्क। 15 या 15 से अधिक आपका टोटल रिस्क आता है तो उसका मतलब क्या है? आपका रिस्क, ऑल ओवर रिस्क जो है वो हाई है। मास्टर छोड़ दिया अभी हमको। 15 या 15 से अबव अगर आपका टोटल रिस्क आ रहा है, इट मीन्स कि आपका रिस्क कितना है? हाई है। समझे? मीन्स यहाँ रिक्वायर द प्रोविजन ऑफ सिग्निफिकेंट रिसोर्स, यहाँ जो है कि इमीडिएट रिसोर्स पुट करने की जरूरत है, ठीक है, ताकि रिस्क को कंट्रोल किया जा सके। फर्दर 8 to 14, अगर 8 से 14 के बीच में अगर आपका टोटल रिस्क आ रहा है तो इसका मतलब है कि मीडियम रिस्क है ना? कितना रिस्क है? ओवरऑल रिस्क कितना है? मीडियम है। नीड प्रॉपर लेवल ऑफ मीडियम है। रिसोर्स, यहाँ यस प्रॉपर सर। रिसोर्स की जरूरत है। अगर आपका टोटल रिस्क 5 से लेके 7 के बीच में आ रहा है, मीन्स आपका टोटल, आपका ओवरऑल रिस्क रेटिंग कितना है? लो है। ठीक है, यहाँ जो है कि एक्शन लेने की जरूरी है, यहाँ आप एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, हाउएवर एक्शन मस्ट स्टिल बी टेकन, यहाँ भी एक्शन जो है कि लिया जाना चाहिए। ठीक है,
फर्दर कर रहा है 4 और बिलो, अगर 4 या 4 से कम है तो रिस्क क्या है आपका, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, सो अभी 12 आया है शुभम जी का मीन्स मीडियम रिस्क है, 15 आया है ना रंजन जी आपका, तो हाई रिस्क है। हाई रिस्क है तो आपको इमीडिएट यहाँ पे एक्शन लेना होगा। ठीक है, यस सर। और आपको भी प्रॉपर लेवल ऑफ रिसोर्स प्रोवाइड करने की जरूरत है, समझे? यस सर, यस सर। ओके, तो बेसिकली अभी अभी हम लोग जो है कि यहीं तक कंटिन्यू रखेंगे। फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इवेलुएटिंग एग्जिस्टिंग कंट्रोल, अभी तक हम लोग रिस्क रेटिंग निकाले है ना, अभी तक हम लोग क्या किए, रिस्क रेटिंग निकाले। फर्दर हम लोग कल के क्लास में जो है कि एग्जिस्टिंग कंट्रोल को चेक करेंगे कि जो पहले से अभी हमने जैसे बताया कि क्या क्या कंट्रोल लिया गया है ना, अभी ये कंट्रोल को हम लोग फिर कल चेक करेंगे है ना, कि क्या कंट्रोल हमने अभी लिया था है ना, देन ये कंट्रोल इफेक्टिव जो है कि है या नहीं है, फर्दर क्या कंट्रोल लेना चाहिए, इसको हम लोग फिर जो है कि कल कंटिन्यू करेंगे। मीन्स हमें थर्ड जो है कि स्टेप को जो है कि कल कंटिन्यू करना है ना, मिड से। अब